हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट अहमद नजीब और नेशनल टी20 कप जारी और सारी है और उसी के ऊपर एक स्पेशल वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे साथ इस वीडियो पे बात करने के लिए हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट स्टैटिस्टिशियन मजहर अरशद हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम मजहर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम अहमद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र मजहर। नेशनल टी20 कप आबोताब से रावलपिंडी में जारी है। बड़े जबरदस्त मैचेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये बताएं कि ओवरऑल अब तक ये टूर्नामेंट को आप कैसे देख रहे हैं? कितना बेनिफिशियल होगा ये हमारे वर्ल्ड कप के प्लेयर्स के लिए जो प्रैक्टिस वो हासिल कर रहे हैं खेल के? देखिए, बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा क्योंकि जिस तरह हमें पता है कि पाकिस्तान को 7 T20 इंटरनेशनल्स खेलने थे T20 वर्ल्ड कप से पहले, 5 न्यूजीलैंड के साथ, 2 इंग्लैंड के साथ। लेकिन वो नहीं हो सके, तो उसके बाद आई थिंक एक पीसीबी की तरफ से भी बड़ा अच्छा स्टेप था कि उन्होंने थोड़ा सा इस टूर्नामेंट को प्रीपोन किया। उसकी एक फुल फ्लेज आप कह रहे हैं कि टीवी कवरेज की प्लेयर्स को जो है वो मौका मिला कि जो वो मैचेस जो मिस हो गए थे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अगेंस्ट, सॉरी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो वो आप कह लेंगे प्लेयर्स की मैच प्रैक्टिस भी हो जाएगी, थोड़ा प्लेयर्स का आइडिया भी हो जाएगा कि उनकी फॉर्म कैसी है। तो आई थिंक ओवरऑल नेशनल टी20 हमेशा हर साल अच्छा ही होता है, एक बड़ा कंपेटिटिव टूर्नामेंट होता है। और स्पेशली अब तो जब 6 टीम्स हैं आपकी, तो आपकी कंट्री के बेस्ट प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, और अभी तो आपके जो फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स हैं यानी कि आपके वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है वो उसमें एक्शन में है। तो आई थिंक ओवरऑल पाकिस्तान की क्रिकेट की हेल्थ के लिए भी और वैसे भी काफी अच्छा जो है आप कह सकते हैं कि इवेंट जा रहा है अभी तक। पिचेस को कैसे देख रहे हैं मजर आप? नॉर्मली पिंडी में फास्ट बॉलर्स के लिए हेल्प रहती है और डोमिनेट भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ मैचेस में स्पिनर्स को भी हमें थोड़ी सी पिच हेल्प करते हुए दिखाई दी। तो क्या ये वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए आपके ख्याल में इस तरह का फ्लेवर ऐड किया गया पिचेस में? देखिए, इसमें काफी फैक्टर्स हैं। पहले तो ये कि अगर हम देखें लास्ट ईयर, अगर हम देखें जो नेशनल टी20 हुआ था और पिछले 2 सालों में जो पाकिस्तान में क्रिकेट हुई है, तो मुल्तान और रावलपिंडी ये दुनिया के 2 फास्टेस्ट स्कोरिंग वेन्यूज हैं, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं पूरी दुनिया में। रावलपिंडी में जो ओवरऑल जो रन रेट था वो तकरीबन 9 का था। और पिछले साल नेशनल टी20 में जो एवरेज टोटल था फर्स्ट इनिंग्स का वो 173 था। इस साल वो कम होकर तकरीबन 150 के ऊपर आ गया। उसके पीछे 2-3 रीजंस हैं। एक तो ये कि क्योंकि पाकिस्तान को यहाँ पे न्यूजीलैंड के साथ खेलना था, तो शायद जो पिचेस हैं वो उनके लिए बनाई गई थी कि थोड़ा पाकिस्तान के स्पिनर्स को यहाँ पे मदद मिले, क्योंकि हमने रिसेंटली देखा था कि न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश में स्ट्रगल किया। तो शायद पाकिस्तान उस तरह के पिचेस बनाना चाह रहा था। और फिर उन्हीं पिचेस के ऊपर जो है वो नेशनल टी20 को पाकिस्तान में करवाना पड़ गया, क्योंकि पहले ये इवेंट मुल्तान में होना था। दूसरा, ये ऑब्वियसली क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप यूएई में है, तो वहां की जो पिचेस है वहां की कंडीशंस को भी थोड़ा ध्यान में रखा गया होगा, क्योंकि वहां पे थोड़े से हमें स्लो पिचेस मिलेंगी, हो सकता है कुछ पिचेस में वहां पे टर्न भी हो। तो उस चीज को सामने रख के आई थिंक ये पाकिस्तान की एक अच्छी प्लानिंग है, ताकि जब प्लेयर्स यूएई में जाएं तो उनके लिए वो कोई एलियन कंडीशंस ना हो। इवन दो कि पाकिस्तान बहुत देर से यूएई में क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन जब आप एक बैटिंग फ्रेंडली पिचेस के ऊपर खेल के टी20 वर्ल्ड कप में जाते, तो शायद वो प्लेयर्स का जो रिदम है वो उस तरह से ना होता। तो आई थिंक जो पिचेस हैं उनको वो टी20 वर्ल्ड कप को जेन में रख के जो है वो आप कह लें कि उनको तैयार किया गया है। पाकिस्तान की कुछ मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं, कुछ जो हमारे स्क्वाड का हिस्सा है, सोहेब हो गए, आजम हो गए, खुशदिल हो गए, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही अभी तक की गिवन अपॉर्चुनिटीज में। तो ये कितनी ज्यादा एक परेशानी की बात हो सकती है पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट पाकिस्तान के लिए? देखिए अहमद, बात यह है कि सुहेब मकसूद पिछले साल नेशनल टी20 में आपके वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन थे। पीएसएल में वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। उसके बाद जो पाकिस्तान कप हुआ वनडे का व्हाइट बॉल में, उसमें भी उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंसेज थी। तो एक प्लेयर अगर इतना कंसिस्टेंटली रन करके आ रहा है, और जो पाकिस्तान के लिए भी उसने 3-4 मैचेस खेले हैं, मैं सिर्फ टी20 की बात कर रहा हूँ, और उसमें 1-2 में उसकी अच्छी परफॉर्मेंस थी। अब जिस तरह जिसमें पाकिस्तान ने 230 रन किए थे, उसमें सुहेब मकसूद जब बैटिंग करने आए हैं तो आपके 10 ओवर तो हो गए हुए थे। तो उसमें आगे उसने 7 गेंदों के ऊपर 19 स्कोर किया है। तो ये बुरी परफॉर्मेंस तो नहीं है। हमने तो टी20 क्रिकेट में देखना है कि आपकी इनिंग्स का इम्पैक्ट कितना बन रहा है। तो अब उसके बाद यहाँ पे जो पिचेस मिली हैं उस पे रन्स नहीं हो रहे, तो एक प्लेयर जो कि पिछले 1.5 साल से आपको रन्स करके दे रहा है, अब आप उसको 3 मैचेस के ऊपर जज कर रहे हैं। यही चीज जो है वो आपके बाकी प्लेयर्स की है। खुशदिल शाह आपका परफॉर्मर है, उसने पीएसएल के फाइनल में उसने एक बड़ी इंपैक्टफुल इनिंग्स खेली थी। उसके पिछले नेशनल टी20 में आप देखेंगे 35 गेंदों के ऊपर उसने 100 किया। तो आप हम कई बार इस चीज के ऊपर बात कर चुके हैं। अगर आप यही एक्सपेक्ट करना शुरू कर दें कि जी जो पावर हिटर्स हैं या जो इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं ये आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके दें, तो फिर तो आप हर 10 दिन के बाद आपकी आपकी जो टीम है उसमें आप कह लेंगे चेंजेस हो जाएंगी। अब अगर आपने रिसेंट फॉर्म पे लेना है, फिर तो मेरा ख्याल है कि यासिर शाह को आप सिलेक्ट कर लें। उसकी भी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है। अगर आपने रिसेंट फॉर्म को ही देखना है, तो मेरा ख्याल है कि जो आपने एक पिछली 1-2 साल की जो आपकी प्लानिंग थी उस चीज को
देख के आपने अब अगर एक टीम सेलेक्ट की है तो उन प्लेयर्स को बैक करना चाहिए। ठीक है, एक आधी कोई चेंज हो सकती है, लेकिन अब यहाँ पे ये बातें हो रही है कि पूरी टीम को ही चेंज कर दें, पूरे मिडिल ऑर्डर को चेंज कर दें, मेरी तो समझ से बाहर आई। आजम खान पे बात करूंगा, खासतौर पर जो तनकीद के नश्तर हैं वो बहुत ज्यादा बरसाए जा रहे हैं आजम खान के ऊपर, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और इवन के कई हलकों से ये आवाज उठ रही है कि यूएई में सरफराज अहमद शायद उनसे बेहतर चॉइस हो सकते हैं। तो इस हवाले से इसमें आपकी क्या राय है, क्या ग्राउंड रियलिटीज क्या कहती हैं? देखें अहमद, मैं तो फैक्ट्स के ऊपर ही बात कर सकता हूँ। आजम खान का भी वही मसला है कि आप 3 इनिंग्स में आप उसको कैसे जज कर रहे हैं जब आपने उसको सिलेक्ट किया है पिछले 2 साल के परफॉर्मेंसेस के ऊपर। पाकिस्तान का एक भी ऐसा बैट्समैन नहीं है पिछले 2 साल में जिसने 1000 रन किए हों और उसका स्ट्राइक रेट 140 से ज्यादा हो T20 क्रिकेट के अंदर। आजम खान का 147 का स्ट्राइक रेट है। और अगर मैं 500 रन की भी क्वालिफिकेशन देखूं तो आपके जो बेस्ट आपके जो बैट्समैन इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट, आजम खान उनमें आते हैं। ये जो मैं अक्सर बातें कुछ लोगों की सुन रहा था सोशल मीडिया के ऊपर भी कि जी अगर एक प्लेयर जो है वो सिर्फ 2 गेंदे खेलता है, उसके ऊपर वो 6 रन करता है तो 300 का स्ट्राइक रेट हो जाएगा, तो उन आपने जो है एक छक्के को क्या करना है। तो भाई आजम खान ने 1000 रन किए हैं। और अगर डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर ये परफॉर्मेंसेस इतनी आसान है, अगर 1000 रन 147 के स्ट्राइक रेट के ऊपर करना इतना ही आसान काम है, तो आप मुझे बताएंगे फिर आजम खान अकेला ही क्यों इस तरह की परफॉर्मेंस देता है? बाकी भी आपके बेतहाशा बैट्समैन हैं, वो क्यों नहीं उन्होंने 2 सालों के अंदर 60 छक्के मारे जिस तरह की आजम खान ने मारे हुए हैं? तो आजम खान जो है वो एक प्रॉपर आप कह लें मेरिट के ऊपर आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई बिल्कुल एक आइडियल प्लेयर है, लेकिन पाकिस्तान में जो आपके जो रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान में जो टैलेंट अवेलेबल है, जो आपके 2-3 बेस्ट पावर हिटर्स हैं उसमें उनका नाम आता है, और वो उस बेस के ऊपर पाकिस्तान की टीम में आए थे। उनके पिछले साल नेशनल T20 में अच्छी परफॉर्मेंस थी। अच्छा, और फिर आप ये देखें कि उनकी जो है वो फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट लोग समझते हैं कि वो शायद वीक हैं, तो उनका जब हम कंपैरिजन करते हैं पेस वर्सेस स्पिन का, तो वो स्पिन को डोमिनेट करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट बिल्कुल ही जो है वो वीक है। उनका 140 का स्ट्राइक रेट है, 20 की एवरेज है, और एक पावर हिटर के लिए जो है अगर वो स्पिन के ऊपर 30 की एवरेज दे रहा है, 150 प्लस का स्ट्राइक रेट दे रहा है, तो ये हमने सारा चीजों को देखना है। तो उस इन सब चीजों को देख के आई थिंक उनको जो है वो पाकिस्तान की टीम में रखा गया था। तो और फिर एक और आप देखेंगे आजम खान की जो परफॉर्मेंसेज हैं, वो जो आपके जो अच्छे बॉलर्स हैं, जो आपका बेस्ट जो बॉलिंग अटैक है, जिसमें शादाब हो गए, हारिस रऊफ हो गए, अरशद इकबाल हो गए, नवाज हो गए, ये सब इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। साकिब महमूद हो गए, हमें पता है कि वो कितनी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे। तो उनकी आई नो कि सैंपल साइज स्मॉल है, जो आपको अभी स्टैट्स नजर आ रहे होंगे, सैंपल साइज कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आप ये देखेंगे ये इंडिकेट करता है कि आजम खान अच्छी बॉलिंग के अगेंस्ट भी रन करते हैं। जहां तक बात है उनकी फिटनेस की, वो एक बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक है। अगर आपने उनको फिटनेस के ऊपर ड्रॉप करना है तो वो एक और चीज है। आपने अगर ये क्राइटेरिया बनाया है कि जी प्लेयर की फिटनेस हो, तो फिर कई प्लेयर्स आपके ड्रॉप हो जाएंगे। लेकिन जब आप उस चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर रहे, जब आप उस चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज आपने कर ली है, तो आप ये देखें कि आपने उससे काम क्या लेना है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि आजम खान अभी भी आपकी जो है वो आपके सेकंड चॉइस विकेट कीपर हैं, बैकअप कीपर हैं। खुदा ना खास्ता अगर रिजवान जो है इंजर्ड हो जाते हैं या कोई कोविड रिलेटेड कोई इशू हो जाता है, तो आपके पास एक बैकअप कीपर होना चाहिए। इन तमाम चीजों को देखते हुए आई थिंक कि आजम खान की जो सिलेक्शन थी वो जस्टिफाइड थी। अभी जो है आप उनको 3 इनिंग्स के ऊपर नहीं जज कर सकते। किसी भी पावर हिटर को आप दुनिया में 3 इनिंग्स पे नहीं जज कर सकते। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर तो शुरू से ही मशहूर रहे हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में हमने देखा कि कई टीमों के पास एक या फिर एक से भी ज्यादा ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं जो 90 माइल का गेंद कर रहे हैं या उससे ज्यादा का गेंद कर रहे हैं। हारिस रऊफ को हमने 150 टच करते हुए देखा, हमने इसके साथ नसीम शाह को 150 टच करते हुए देखा। तो ये कितना पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए कि इतना ज्यादा फास्ट बॉलिंग का टैलेंट जो है वो हमें नजर आ रहा है? जी अमर, आपने बिल्कुल सही बात की। अगर हम गिने इन बॉलर्स को, जो आपके यंग आपकी जो क्रॉप है, तो उसमें आप देखें कि शाहीन अफरीदी हैं, हसन अली हैं। हसन अली ऑब्वियसली इतने यंग नहीं है, उनका काफी एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन फिर भी उनको अभी क्रिकेट में है कोई 4-5 साल ही हुए हैं। तो हसनैन है, हारिस रऊफ हैं, दहानी हैं, नसीम शाह हैं, वसीम जूनियर हैं, मूसा खान है। तो ये तकरीबन आपके 8-9 ऐसे बॉलर्स हैं। और अगर आप जो आपके एक्सपीरियंस बॉलर्स अगर आप उनको भी काउंट कर लें, जिस तरह के वहाब रियाज हैं, तो आपके पास इस टाइम करंट सेटअप में तकरीबन कोई 8-9 ऐसे बॉलर्स हैं जो कि 140 प्लस जो है वो बॉलिंग कर सकते हैं, उनके पास ये स्किल है। और पाकिस्तान क्योंकि अपनी फास्ट बॉलिंग के लिए जाना जाता है, और मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग का क्रेज है, ये उसी की वजह से हमें इतना जबरदस्त टैलेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन अब असल मसला ये है कि आपने इनको ग्रूम कैसे करना है। टैलेंट तो है, पोटेंशियल है, इनको ऑब्वियसली डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगी,
कंसिस्टेंटली इनको जो आपकी लंबी क्रिकेट है उसको खेलना होगा। 4 डे क्रिकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप 4 डे क्रिकेट खेलते हैं उसके बाद आप 1 डे क्रिकेट भी अच्छी खेल सकते हैं, T20 क्रिकेट भी अच्छी खेल सकते हैं, लेकिन सिर्फ T20 क्रिकेट खेल के आप 4 डे क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो आई थिंक पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। आई होप के हमारे जो कोचेज हैं जूनियर लेवल्स के ऊपर भी और जो सीनियर लेवल है उसके ऊपर भी वो इन प्लेयर्स के साथ काम करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अगले 3-4 सालों में जो है वो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को हम उसी पोजीशन पे देख सकते हैं जिस तरह की हम 90s में देखते थे, और हमने ऑलरेडी उसके ग्लिम्सेस देखे हैं। अगर आप इस साल देखें तो हसन अली की और शाहीन अफरीदी की जो परफॉर्मेंसेज हैं टेस्ट क्रिकेट में वो लाजवाब हैं, और उन्होंने सिंगल हैंडेडली उन्होंने पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हैं। तो आई थिंक एक बहुत खुशहाल बात है पाकिस्तान के लिए कि एकदम से जो है वो इतने ज्यादा पाकिस्तान के पास अच्छे क्वालिटी फास्ट बॉलर्स आ गए हैं। मजर एक और सिनेरियो अगर डेवलप हो जाए कि कोई अगर ऐसा परफॉर्मर आ जाए जो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर दे आइदर बैटिंग में या बॉलिंग में नेशनल T20 में, तो आपको लगता है कि आपके वर्ल्ड कप के स्क्वाड में 1 या 2 चेंजेस हो सकती हैं? कई लोगों का ये भी ख्याल है कि हमें शायद एक जेन्युइन स्पिनर चाहिए यूएई की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। यूएई की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए नवाज से ज्यादा अच्छा तो मेरे ज़हन में कोई स्पिनर नहीं है। जो आपकी पीएसएल हुई है यूएई में, जितने मैचेस हुए हैं आप उसमें रिकॉर्ड निकाल के देख लें। नवाज पावर प्ले में भी बॉलिंग करते हैं, मिडिल ओवर्स में भी करते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं। इसी तरह इमाद वसीम का रिकॉर्ड भी जबरदस्त है स्लो पिचेस के ऊपर, अभी उनकी फॉर्म भी लगी हुई है। इस नेशनल T20 में भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, सीपीएल में उन्होंने अच्छी बॉलिंग किया, और यूएई में तो वो उनका उनका इतना जबरदस्त रिकॉर्ड है कि जब पाकिस्तान मुसलसल क्रिकेट खेलता था यूएई में तो इमाद वसीम T20 रैंकिंग्स में नंबर 1 बॉलर बन गए थे। शादाब खान के परफॉर्मेंसेस आपके सामने है। शादाब की जो रिसेंट एक फॉर्म में डिप आई थी उसकी वजह ये थी कि उनके मोस्टली मैचेस साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में थे, जहां पे स्पिनर्स इतना इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन शादाब की ओवरऑल आई थिंक जो उनकी यूटिलिटी है एज ए फील्डर भी, एज ए वाइस कैप्टन भी, एज ए बैट्समैन भी, तो आई थिंक पाकिस्तान के जो बॉलिंग रिसोर्सेज हैं वो तो ठीक हैं। बाकी 1-2 जो चेंजेस हैं वो तो हो सकती हैं। आप 10 अक्टूबर से पहले पहले जो है आप जो है वो अपने स्क्वाड में चेंजेस कर सकते हैं। 10 अक्टूबर के बाद अगर कोई चेंज होगी तो वो आईसीसी की इवेंट टेक्निकल कमेटी के पास एक एप्लीकेशन जाएगी, और उसमें कोई जेन्युइन रीजन होनी चाहिए कि आप प्लेयर को क्यों रिमूव कर रहे हैं। लेकिन अभी 10 अक्टूबर से पहले कुछ चेंजेस कर सकते हैं। एक जो चीज मेरे जहन में आ रही थी वो ये है कि अब हमने जिस तरह देखा है कि अभी जो आईपीएल भी हो रही है यूएई में, और यहाँ पे भी जो पिचेस बनाई गई हैं, तो शायद पाकिस्तान एक आप कह लें कि एक एडिशनल कोई सॉलिड बैट्समैन जो है वो मिडिल ऑर्डर में ऐड कर सकता है। जिस तरह के इफ्तिखार हैं, ये बहुत डिपेंड करेगा कि इफ्तिखार जो है वो मतलब कि किस तरीके से आगे परफॉर्म करते हैं। क्योंकि अगर इफ्तिखार यहाँ पे रन्स करते हैं तो शायद वो फिर आप उनको नंबर 5 पे ले सकते हैं। क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि यूएई में जिस तरह मैचेस हो रहे हैं वहां पे तो शायद 150 और 160 रन भी काफी होंगे, तो आपको वो जो 2-3 पावर हिटर्स एंड पे चाहिए होते हैं वो शायद ना जरूरत पड़े। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप जिस तरह फखर समान है उनको आप ऐड कर लें और वो ओपन करें, बाबर के साथ रिजवान 3 पे आए, 4 के ऊपर जो है वो फिर आप कह लें सुहेब आ जाए, 5 के ऊपर हफीज आ जाए। अगर आपका इस तरह का कोई बन रहा है कॉम्बिनेशन, या अगर आप फखर को नंबर 5 के ऊपर लाना चाह रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि अब आप एक सॉलिड बैट्समैन ऐड कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ पावर हिटर। क्योंकि जो अभी जो लग रहा है वो तो ये लग रहा है कि आप एक पावर हिटर के साथ भी गुजारा कर सकते हैं और बाकी थोड़ी बहुत जो हिटिंग है वो हसन अली या शादाब वगैरह भी जो है वो 7-8 के ऊपर कर सकते हैं। तो लेट्स सी, अभी काफी इंटरेस्टिंग होगा। अभी तो सिर्फ प्लेयर्स ने तकरीबन 3-4 मैचेस खेले हैं, अभी लाहौर की लेग बाकी है, अभी रावलपिंडी में काफी मैचेस होने हैं। तो आई थिंक अगले एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर जो है हमें थोड़ी जो पिक्चर जो है वो जरा मजीद क्लियर हो जाएगी। नेशनल T20 कप में बाकी टीमों के कंपैरिजन में बलूचिस्तान की टीम कमजोर नजर आ रही थी। उनके पास एक भी ऐसा प्लेयर नहीं था जो कि वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा हो, और नजर भी अपेरेंटली यही आया। तनकीद भी काफी सोशल मीडिया पे हुई। तो फिर पीसीबी ने ये लोन विंडो का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें कुछ प्लेयर्स भी अब डिसाइड हो चुके हैं कि वो किस टीम के लिए खेलेंगे। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाना, और क्या ये पहले नहीं हो सकता था? नहीं, देखें, पहले इस वजह से नहीं हो सकता था क्योंकि पहले किसी को ये नहीं पता था कि पाकिस्तान के जो 18 प्लेयर्स हैं वर्ल्ड कप के वो इस नेशनल T20 में खेलेंगे। प्लानिंग तो ये थी कि ये प्लेयर्स न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की सीरीज खेलेंगे और उसके बाद ये यूएई चले जाएंगे, तो नेशनल T20 जो आपके बाकी प्लेयर्स हैं उनके उनके दरमियान होगा। लेकिन जब ये प्लेयर्स भी आ गए नेशनल T20 में तो आपकी जो कुछ यंगर लॉट है उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। तो ये ट्रांसफर विंडो करंट सिनेरियो में तो बहुत अच्छी चीज है। ये आई थिंक एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया है पीसीबी ने कि अब जिस तरह जो प्लेयर्स हैं, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक हैं वो बाहर बैठे हुए थे तो वो बलोचिस्तान में जाके खेल सकते हैं। लेकिन इन द लॉन्ग रन आई थिंक ये कोई इतनी अच्छी चीज नहीं है आपके डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए। बलोचिस्तान
की जो टीम है ठीक है, वो वीक है, लेकिन आप ये देखें कि पहले बलोचिस्तान से जो सिटी की जो टीम हुआ करती थी, कोयटा बियर्स, अगर आपको याद हो, तो कोयटा बियर्स जब खेलती थी नेशनल T20 के अंदर तो उनकी कभी खास परफॉर्मेंसेस नहीं होती थी। लेकिन आपका एक रीजनल टूर्नामेंट है तो जरूरी नहीं है कि आपके हर रीजन की जो टैलेंट है वो सेम हो। आपको वहां के लोकल लोगों को, लोकल प्लेयर्स को मौका मिलेगा तो वो डेवलप होंगे। मेरा ये ख्याल है कि ये जो अभी एक बहुत बड़ा मसला आ रहा है कि प्लेयर्स को, कुछ बहुत अच्छे आपके यंग प्लेयर्स हैं जिसमें अब्दुल्ला शफीक थे, सैफ बदर थे, मूसा खान थे, इनको जो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी, और हो सकता है कि फ्यूचर में भी कोई इस तरह का कोई केस हो कि आपके यंगर लॉट को नेशनल T20 की प्लेइंग 11 में जगह ना मिले। उसकी वजह आपकी लैक ऑफ टीम्स है। नेशनल T20 6 टीम्स के दरमियान नहीं होना चाहिए। पहले यही टूर्नामेंट जो है वो 15 या 17 18 टीम्स जो है खेला करती थी, अब 6 टीम्स खेल रही हैं। और आप एक सेकंड 11 का टूर्नामेंट चला रहे हैं पैरेलल उसके, जो कि मेरी समझ से बाहर है कि आपका एक T20 टूर्नामेंट हो रहा है और आप एक सेकंड 11 टूर्नामेंट करवा रहे हैं जिसका कि T20 स्टेटस नहीं है। तो अगर आप पैसे खर्च कर ही रहे हैं, आप एक टूर्नामेंट करवा ही रहे हैं, तो आप उसको इसके साथ करवा लें और उसको भी T20 स्टेटस दे दें और अपनी टीम्स को ज्यादा कर लें। T20 क्रिकेट के लिए एक वो कंट्री जिसमें कि 220 मिलियन से ज्यादा लोग हैं, मतलब कि 22 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तान की आबादी है, उसके अंदर अगर आप 6 टीमों का नेशनल T20 करवा रहे हैं तो आपके 100 प्लेयर्स को भी जो है वो मौका नहीं मिलेगा। तो T20 में जो है वो 12 टीम्स होनी चाहिए, इसको एक्सपेंड करना चाहिए ताकि आपके जो आप ज्यादा से ज्यादा जो आपके यंगर लॉट है उनको मौका मिले। PSL ऑलरेडी आपका एक प्रीमियर टूर्नामेंट है, उसमें 6 टीम्स हैं जो कि काफी, आपके जो बेस्ट प्लेयर्स हैं वो PSL में जाएंगे, लेकिन नेशनल T20 के अंदर जो है वो 10-12 टीम्स, कम से कम 10-12 टीम्स होनी चाहिए। एक राइवलरी डेवलप होती हुई हमें नजर आ रही है विद इन पाकिस्तान क्रिकेट, वो शाहीन अफरीदी वर्सेस बाबर आजम। ने अपने PSL में भी देखा, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छा डोमिनेट करने की कोशिश भी करते हैं, और यही थोड़ी सी हमने राइवलरी की कुछ झलक देखी नेशनल T20 में भी। कितनी इंटरेस्टिंग राइवलरी बन रही है ये, देखें, बहुत जबरदस्त है और दो बहुत ही कंपेटिटिव क्रिकेटर्स हैं। आप कह लें शाहीन पाकिस्तान के जो इस टाइम बेस्ट बॉलर्स हैं उनमें आते हैं, अलॉन्ग विद हसन अली, और बाबर आजम तो पाकिस्तान के बेस्ट बैट्समैन हैं ही। तो आप देखें कि ये होता है। मुझे याद है 90s में जो है हम सुनते थे कि कई लोग नेट्स में जाके सिर्फ ये देखते थे, मतलब कि जब पाकिस्तान की टीम जब कोई इस तरह की प्रैक्टिस करी होती तो कई लोग सिर्फ ये देखने जाते थे कि वसीम अकरम और इंजमामुल हक का जो कंपटीशन है वो कैसा होगा। आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट तब होती थी, जो आपके तब डिपार्टमेंट के जो इवेंट्स होते थे, तो कई लोग स्टेडियम्स में जो है सिर्फ वसीम अकरम वर्सेस इंजमाम, जो आपके उस टाइम जो बेस्ट थे, या वकार यूनुस वर्सेस इंजमाम, वकार यूनुस वर्सेस सईद अनवर, इस तरह के प्लेयर्स को देखने जाते थे। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है और मेरा ख्याल है कि एक अच्छी राइवलरी बन रही है। आपकी आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में हमने PSL में भी देखा, शाहीन ने बाबर को आउट किया था जब, तो उसके बाद उन्होंने जो है उनको, मतलब कि उनकी उनकी सेलिब्रेशंस थी वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग थी कि वो बाबर के पास गए और ऐसा लग रहा था जिस तरह के आप कह लें कि दो दोस्त थे और वो जो है एक दूसरे के साथ कंपटीशन में थे। तो बाबर आजम का बाय द वे T20 क्रिकेट पे जो शाहीन के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट है वो 150 प्लस है। इसका मतलब कि ये कि बाबर ने भी मतलब कि शाहीन को काफी डोमिनेट किया है। तो आई थिंक एक बहुत, जिस तरह मैंने पहले कहा कि एक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी अच्छा है, फैंस के लिए अच्छा है कि उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में भी एक बड़ी कंपेटिटिव किस्म की क्रिकेट देखने को मिलती है कि शाहीन अफरीदी जब बाबर को बॉलिंग कर रहे हो तो मेरा ख्याल है जो भी पाकिस्तान का जो क्रिकेट फैन है वो हमेशा इस तरह की आप कह लें कंपटीशन को एंजॉय करेगा। राइट मजहर, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने अपने एक्सपेक्ट एनालिसिस और स्टैट्स और फैक्ट फिगर से हमें आगाह किया। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, आज के एपिसोड। आई होप आपको पसंद आई होगी। फिर कुछ नई वीडियो, कुछ नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।